Hi everyone, मैं अश्विन। ये सेशन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट एंड पैराजम्बल्स का लेक्चर नंबर 32 है। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसकी वर्कशीट को और आंसर की को दोनों को ही इसी बैच के स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में अपलोड कर दिया गया है। आप इसे वहां से एक्सेस कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जी, सामने स्क्रीन पे आपको एक क्लोज टेस्ट दिख रहा है। काफी अच्छा क्लोज टेस्ट है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। वीडियो गेमिंग कैन बी, अब रिलेट करिएगा आगे, इन द सेम वे एज कोकेन और गैम्बलिंग। तो कोकेन और गैम्बलिंग से अगर वीडियो गेमिंग को रिलेट किया जा रहा है तो वीडियो गेमिंग में खूबियां देखी जा रही हैं कि खामियां देखी जा रही हैं? निश्चित रूप से खामियां देखी जा रही हैं। हाँ, और कोकेन और गैम्बलिंग ये चीजें जो है वो, कोकेन नशीला तो होता ही है, लेकिन ये साथ ही साथ आपको ना आदी भी बना लेगा धीरे धीरे। खैर, अब देखिएगा, तो बोनाफाइड तो नहीं होगा। बोनाफाइड इंटेंशन जिसमें आप किसी की हेल्प करना चाहते हो, बोनाफाइड का मतलब ही होता है जब आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं। FID एक रूट वर्ड है जिसका मतलब ही होता है फेथ। FID एक रूट वर्ड है जिसका मतलब ही होता है फेथ। फेथ, भरोसा कैसे आएगा जब आप किसी की मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। इस रूट वर्ड को मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया भी है। मेरा यूट्यूब चैनल अगर आपको नहीं मालूम तो वो अश्विन क्लासेस के नाम से है। आप इसे वहां से देख भी सकते हैं। फिड रूट वर्ड का सेशन उसमें है। खैर, सिडेटिव, सिडेटिव तो एक दवाई को बोलते हैं, एक ड्रग को बोलते हैं जो आपको नींद दिला देगा। जैसे आप टेंशन में हो, जैसे सेडेटिव जो है वो आप शराब को ही कह सकते हैं। कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवा, कोई भी ड्रग जिससे आपको नींद आ जाए, सेडेटिव हो गया। नहीं सर, एडिक्टिव करिए सर। वीडियो गेमिंग से आपको नींद नहीं आएगी, आपको आपको लत लग जाएगी ना। अब्यूजिव कैसे होगा? अब्यूजिव तो वर्ड्स होते हैं, अब्यूजिव टोन होती है, अब्यूजिव लैंग्वेज होती है जिसमें आप गाली देना चाहेंगे। तो एडिक्टिव है वीडियो गेमिंग, है ना, एडिक्टिव हो जाता है वीडियो गेमिंग। जिस तरीके से आदमी को अगर कोकेन की लत लग जाए या जुआ की लत लग जाए तो छुट्टी नहीं है, ऐसे ही वीडियो गेमिंग भी एडिक्टिव हो सकती है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेड, ये WHO ने कहा है। आफ्टर कंसल्टिंग, ये इन्वर्टेड कॉमा के भीतर कोई सेंटेंस है जो कि यहां तक है। यहां तक देख रहे हैं आप? तो पढ़िए, आफ्टर कंसल्टिंग विद एक्सपर्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, दुनिया भर के एक्सपर्ट से कंसल्ट करने के बाद, एंड रिव्यूइंग एविडेंस, और जो भी एविडेंस मिले हैं उनका रिव्यू करने के बाद, किस तरीके से उनका रिव्यू किया गया है? बहुत डिटेल मैनर में, बहुत ही गहराई से, है ना, छोटी छोटी बातों का अध्ययन किया गया होगा, बहुत ही डिटेल में स्टडी की गई होगी। तो उसको सुपरफिशियल कैसे कह सकते हैं? सुपरफिशियल में तो आप कुछ ध्यान ही नहीं देंगे ना, सरसरी निगाह से सुपरफिशियल जिसको बोलते हैं। और एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव वर्ड होता है लेकिन ये कार्य के लिए होता है, वो कार्य जो आपको थका दे, एग्जॉस्टिव जॉब उसको कहते हैं। जो आपके लिए टेडियस हो, जो बहुत ही ज्यादा बर्डनसम हो, जिसमें आप बिल्कुल थक जाए, टायरसम जिसको कह सकते हैं। तो आप किसी चीज की स्टडी कर रहे हैं तो बहुत गहराई से उसकी स्टडी करेंगे ना, तो एक्सटेंडेड मैनर में आप करेंगे उसकी स्टडी, है ना। बहुत लंबे समय तक एक्सटेंडेड मैनर में करेंगे या एक्सटेंसिव तरीके से करेंगे आप उसकी स्टडी, बहुत गहराई में जाएंगे। और अगर लंबे समय तक स्टडी करेंगे तो एक्सटेंडेड मैनर में उसकी स्टडी होगी, एग्जॉस्टिव मैनर नहीं होता। एग्जॉस्टिव में तो आप थक जाएंगे, एग्जॉस्टिव जॉब हो सकती। विटुपरेटिव शब्द होते हैं जो कीचड़ उछालने के लिए होते हैं, जो आपको मैलिन कर सकते हैं, है ना। डिफेमेटरी जिसको कह सकते हैं, जो मान हानि करेंगे, जो आपकी बेइज्जती करेंगे, वो शब्द जो नेचर से इंसल्टिंग लगे एक तरीके से। ये जो अब्यूजिव आप देख रहे हैं उसी से रिलेट करेगा विटुपरेटिव। तो बहुत डिटेल में स्टडी की गई। वी डिसाइडेड दैट दिस कंडीशन शुड आल्सो बी एडेड, कि ये जो वीडियो गेमिंग है इसको भी इसी एडिक्शन में ही ऐड करना चाहिए। सेड शेखर शर्मा, डायरेक्टर ऑफ द WHO डिपार्टमेंट फॉर मेंटल हेल्थ एंड सब्सटेंस अब्यूज। इस डिपार्टमेंट के वो डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये बात बोली। अब देखिए, की इंक्लूड इम्पेयर्ड कंट्रोल, क्या होगा सर? प्रॉपर्टीज नहीं सर, अब ये बीमारी जैसे हो गई। एडिक्शन इज अ बीमारी, समझ रहे हैं? एडिक्शन इज व्हाट? इट्स अ डिजीज। तो बीमारी के जो लक्षण होते हैं
मुख्य, ये देखिए की, मुख्य लक्षण, तो की सिम्टम्स बोले, की प्रॉपर्टीज ना बोले, कोई अच्छी चीज थोड़ी ना है जो अच्छी चीज बोले, की इंस्ट्रक्शंस भी नहीं, की कंस्ट्रेंट्स वो चीजें होती हैं जो पाबंदियां हो, पाबंदी को कहते हैं कंस्ट्रेंट्स, वो जिससे जिसको आपको फॉलो ही करना पड़ेगा, है ना, कोई नियम कानून, सेट ऑफ रूल्स या प्रोटोकॉल्स, उनको कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। तो की सिम्टम्स इंक्लूड, क्या है वो सिम्टम्स? इम्पेयर्ड कंट्रोल, कि आपका किसी चीज पे नियंत्रण ही नहीं रहेगा, नोटेबली क्या, टू स्टॉप प्लेइंग एंड फोकसिंग ऑन द गेम टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरीथिंग। आप समझ रहे हैं क्या? नोटेबली द इनएबिलिटी, इनएबिलिटी, ये कोई डिसेबिलिटी नहीं है, शरीर का कोई अंग तो काम नहीं कर रहा है, डिबिलिटी मतलब थकान होता है, तो क्या उससे आपको थकान महसूस होगी? नहीं, आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, आप उस काम को कर नहीं पाएंगे। डेफिशिएंसी का मतलब कमी से होता है, जैसे न्यूट्रिशंस की कमी हो, डेफिशिएंसी, है ना, जैसे एड्स के फुल फॉर्म में नहीं आता, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, डेफिशिएंसी मैल न्यूट्रिशन से रिलेट करता है, कुपोषण से रिलेट करता है, तो इनएबिलिटी होगा, थकान थोड़ी ना होगी। मतलब इसमें लिखा है टू स्टॉप प्लेइंग, इनएबिलिटी टू स्टॉप प्लेइंग, कि आपसे कहा भी जाए तो भी आप अगर खुद से भी चाहें तो भी ये होगा नहीं आपसे कि आप वीडियो गेम्स ना खेलें, खेलेंगे जरूर, आपके अंदर इनएबिलिटी डेवलप हो जाएगी, आप अक्षम हो जाएंगे, अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। एंड फोकसिंग ऑन द गेम, और गेम पे फोकस लगातार करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे? टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरीथिंग एल्स, मतलब हर चीज किनारे कर देंगे आप, सिर्फ और सिर्फ गेम्स पे ही आपका फोकस हो सकता है, किसी चीज से कोई मतलब नहीं रहेगा, इतना ज्यादा आप अपने आप को इनेबल पाएंगे। The person does so much gaming that others interest and activities, व्यक्ति इतना ज्यादा गेमिंग करता है, इतने ज्यादा गेम्स खेलता है कि जो और एक्टिविटीज हैं और जो चीजें हैं वो क्या होती होंगी बताइए? हाईजैक नहीं हो जाती होंगी। रैम्पेज का मतलब तो उसे डिस्ट्रॉय करना होता है, तबाही मचाना, डिस्ट्रक्ट करना, डिस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है, इग्नोर करते हैं फिर, यही तो हो जाएगा। इंसुलेट एक्टिविटीज को नहीं किया जाता है, इंसुलेट अलग कर देना होता है, व्यक्ति को अलग कर देना होता है, तो इंसुलेट नहीं होगा, इग्नोर हो जाएंगे, इतना ज्यादा व्यक्ति गेमिंग में इन्वॉल्व हो जाता है कि बाकी इंटरेस्ट, बाकी एक्टिविटीज वो इग्नोर हो जाती हैं बिल्कुल, जिसमें स्लीपिंग, ईटिंग सब आता है, समझ रहे हैं? व्यक्ति सोएगा नहीं, व्यक्ति खाएगा नहीं, उसको चौबीसों घंटे सिर्फ वीडियो गेम्स खेलना। सोचिए, ये जो क्लोज टेस्ट कह रहा है, इट इज नॉट जस्ट क्लोज टेस्ट, ये आप सब के लिए, हम सब के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है कि हमको ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी आगे की जनरेशन को ऐसा नहीं होने देंगे। हम आपसे, अपने आप से कमिटमेंट कर सकते हैं कि इतनी सारी समस्याएं हैं, इतना ज्यादा एडिक्शन डेवलप हो सकता है किसी बच्चे के अंदर विद रिस्पेक्ट टू वीडियो गेमिंग, तो मैं अपनी पीढ़ी को आगे ऐसे नहीं होने दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लोज टेस्ट नंबर 2 पढ़ते हैं। पढ़िए क्लोज टेस्ट नंबर 2। यर्न फॉर, अब देखिए हु लिखा है, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है सर, रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट में, मतलब उससे पहले आप दे नहीं लगा सकते, दीज कैसे लगा देंगे, यहाँ लोग हैं, दीज कैसे आ जाएगा, ठीक, और ध्यान से देखिए ये ही तो आ सकता है, लेकिन ये यर्न लिखा है, अगर ही आएगा तो यर्न में एस नहीं लगेगा भाई, ही सिंगुलर, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब में एस ई एस लगता है, तो आपको दोज लगाना चाहिए, ही भी नहीं आएगा, ही सिंगुलर है, फिर हु सिंगुलर हो जाएगा, फिर यर्न में एस लगना चाहिए, वो लगा तो है नहीं, तो आप दोज लगाइए, दोज हु यर्न फॉर, वैसे भी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले दोज आता है, अगर प्लूरल में बात की जा रही हो तो, सिंगुलर में हो तो ही भी आएगा, शी भी आएगा, है ना, सब कुछ आ सकता है। सो दोज हु यर्न फॉर, जो लोग इच्छा रखते हैं, यर्न करने का मतलब है कि आप बड़े मन से, मन में आपकी कोई इच्छा है, हाँ, तो यर्न फॉर पॉजिटिव वर्ड है, जिनके अंदर ये आकांक्षा होती है, इच्छा होती है, कैसी? ऑर्गन्स विश टू लिव हैप्पीली एंड विद बेटर हेल्थ। अब आप समझिए, तो ऐसे लोग जो चाहते हैं कि उन्हें भी ऑर्गन्स मिल जाएं, कैसे ऑर्गन्स? प्रोस्थेटिक ऑर्गन्स नहीं होते हैं, नहीं नहीं सर,
इम्प्लांटेड, ट्रांसप्लांटेड, एम्पुटेटेड। एम्पुटेटेड भी नहीं होता, एम्पुटेट करने का मतलब तो शरीर के किसी अंग को किसी अंग से हटा देना होता है ना। तो ट्रांसप्लांटेड होता है ना, लिवर ट्रांसप्लांट किया जाता है। इम्प्लांट भी होता है, रख देना, इम्प्लांट करना कहा जाएगा। ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स होते हैं वो ऑर्गन्स जो किसी दूसरे की बॉडी से किसी दूसरे की बॉडी में डाले गए हैं, फिट किए गए हैं। दिस इज कॉल्ड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो ऐसे ऑर्गन्स ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स कहे जा सकते हैं। तो ऐसे लोग जो सोचते हैं कि उन्हें भी ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स मिल जाएं और ये सोचते हैं कि वो भी खुशी खुशी जी सकें और अच्छी हेल्थ के साथ जी सकें, दीज होप्स नाउ लाई, ये नेगेटिव सेंस में पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट है। उनकी ये आशाएं इच्छाएं जो है वो आशाएं इच्छाएं जो है धुंधली पड़ जाएंगी, और जब धुंधली पड़ जाएंगी तो वो शैटर कर जाती, चीजें जब शैटर कर गई तो धुंधली पड़ गई, दिखेंगी नहीं। स्कैटर मतलब चीजों को छिछला करना, छिड़काना इधर उधर। फ्रैक्चर तो जैसे कोई ऑर्गन में चोट लग गई तो फ्रैक्चर हो गया। डिसमेंटल किसी चीज को तोड़ना, जैसे एक टेबल ही आपने तोड़ दी, डिसमेंटल किया, या स्टेज आपने हटा दिया, खोल दिया तो आपने उसे डिसमेंटल किया एक तरीके से, है ना। डिसमेंटल, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हालांकि डिसमेंटल वर्ड खास तौर पे जैसे कोई स्टेज बनाया गया किसी फंक्शन या प्रोग्राम के लिए, उस प्रोग्राम के पूरे होने के बाद स्टेज को डिसमेंटल किया जाता है, उसे खोला जाता है, तोड़ा तो नहीं जाता, उसके सारे पार्ट्स को अलग अलग कर लिया जाता है। दिस इज कॉल्ड डिसमेंटलिंग। जैसे बच्चे जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक से कुछ बनाए, पहले वो बनाए जा करके घर बना लें, बाद में उसको अलग कर दे तो डिसमेंटलिंग कह दिया जाएगा। ठीक। तो अब ये इच्छाएं जो हैं धूमिल पड़ गई हैं, धुंधली हो गई हैं। कैसे? When our doctors have been, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं वो मेडिसिन को प्रैक्टिस कर रहे हैं आउट ऑफ कंपैशन फॉर द सिक। मतलब कि गरीब के लिए, बीमार के लिए डॉक्टर्स के मन में कोई दया नाम की चीज नहीं बची है। ये क्लोज टेस्ट ऐसा ही कहना चाह रहा है। हाँ, कोई कोई घटना घटी होगी उससे रिलेटेड हो सकता है कि डॉक्टर्स के मन में जब मेडिसिन पेशेंट को लेकर के, उसके इलाज को लेकर के, उसके ट्रीटमेंट को लेकर के जब दया भाव नहीं होगा, है ना, तो क्या होगा? अब व्हेन आवर डॉक्टर्स हैव बीन, एग्ज्यूम तो नहीं होगा, एग्ज्यूम तो डेड बॉडी को कब्र से, जमीन से बाहर निकालना होता है, डिग आउट करना जिसको कह सकते हैं। एविक्ट भी नहीं होगा, इसका मतलब बलपूर्वक खदेड़ना होता है। ठीक है, एक्सपेल करना जिसको कहा जा सकता है, खदेड़ना, एविक्ट करना, भगा देना किसी के घर से, उसे ही निकाल देना। एग्जॉर्ट हो जाएगा या एक्सटॉर्ट हो जाएगा। एक्सटॉर्ट का मतलब होता है सर धमकाना, एक्सटॉर्शन होता है इंटिमिडेट करना, पैसे मांगे जाते हैं, फिरौती मांगी जाती है, वहां एक्सटॉर्शन होता है। थ्रेटन करना, किसी को डराना, धमकाना, है ना, इंटिमिडेट करना। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, इंटिमिडेट करना, INTIMIDAT। एग्जॉर्ट होगा, एग्जॉर्ट का मतलब होता है किसी को परस्यू करना, कन्विंस करना, किसी को बहलाना, फुसलाना, राजी कर लेना एक तरीके से। ठीक है, परस्यू करना तो ऐसा ही होगा। डॉक्टर्स को परस्यू कर लिया गया है, डॉक्टर्स को लालच दे दिया गया है, ये डॉक्टर्स लालच में आ गए हैं जिसकी वजह से अब वो इलाज करते हैं लेकिन सिर्फ पैसे के लिए। तो फिर आगे क्या होगा? इट इज इट इज कन्वेंशनल, ब्रिलियंट, ऑब्नॉक्शियस नहीं, इट इज इनह्यूमन। ये गैर मानवीय तरीका है ना, अमानवीय तरीका है क्या? ये ठीक है। इट इज इनह्यूमन टू बी मेकिंग मोर मनी इन क्रिटिकल मेडिकल सर्कमस्टांसेस। जब पेशेंट बहुत ज्यादा नाजुक हालत में हो तो ऐसे में ये अमानवीय है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे उससे नोचे जाएं, खींचे जाएं, है ना, उसे लूटे जाएं एक तरीके से। तो पहले में दोज आएगा, चूंकि डॉक्टर्स जो है भ्रष्ट हो रहे हैं तो अब उनकी ये इच्छाएं जो है शैटर हो जाएंगी। और फिर डॉक्टर्स को बहलाया जा रहा है, उन्हें गुमराह किया, फुसला लिया गया है एक तरीके से, लालच दिया जाए। दिस इज कॉल्ड टू एग्जॉर्ट समबडी। और फिर ये गलत है तो इनह्यूमन होना चाहिए। जी, मेरा एक बैच है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का, जैसे कि आपका ये बैच है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट एंड पैराजम्बल्स का। सिमिलरली एक बैच मेरा सिनोनिम्स एंटोनिम्स का, डिटेल्स आपके सामने, 50 वीडियोस का बैच है। हर सेशन में 5 सिनोनिम्स एंड 5 एंटोनिम्स
को डिस्कस किया जाएगा। टोटल में 2500 के आसपास वर्ड्स उनके मीनिंग्स के साथ डिस्कस किए जाएंगे। डिस्कस करने का तरीका रूट्स के थ्रू होगा, रूट वर्ड्स के थ्रू, नेमोनिक्स, इमेजेस, मतलब मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ हर चीज में, तो इधर भी बेस्ट ही देने की कोशिश करूंगा। हर सेशन का पीडीएफ मिलेगा, वर्कशीट, उसकी आंसर की, दोनों ही चीजें। और बड़ी बात कि बैच की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। ऐसा सब इसलिए किया जाता है क्योंकि जॉब का जो प्रोसेस है वो काफी लंबा है। कभी कभी फॉर्म डिले हो जाता है, कभी प्रोसीजर लंबा हो जाता है। ऐसे में आपने जो आज पढ़ा है उसकी जरूरत आपको 2 साल बाद तक भी पड़ती रहती है ना। ऐसा नहीं कि आप ही तैयार नहीं हैं, आप तैयार हैं, लेकिन संस्थाएं एग्जाम नहीं कराती हैं, कई बार डिले करती हैं। इस चीज को कंसीडर तो करना ही होगा। तो अगर मैं ऐसे में बैचेस को पढ़ाने के बाद फिर बोलूँ 1 ईयर का ही है, तो फिर आपको 1 ईयर के बाद भी उससे मदद लेनी है, तो फिर से इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको। तो मैं ऐसा नहीं चाहता, मेरे से जो हो सकता है मैं करना चाहता हूँ। तो बाकी सारी चीज़ें आपको मालूम ही है। इसका डेमो जो है आपको एप्लीकेशन में ही डेमो सेशंस कुछ मिल जाएंगे, कुछ 5-6 डेमो सेशंस मिलेंगे आपको। मेरे यूट्यूब चैनल पे भी डेमो सेशंस मिल जाएंगे, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बैच के, जो मेरा यूट्यूब चैनल है वहाँ भी मिल जाएंगे। यूट्यूब चैनल मैंने पीछे भी बताया था, अश्विन क्लासेस के नाम से है, आपको वहाँ मिल जाएगा ये। जी, सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, चलिए पढ़ते हैं इसको। टू अवॉइड द वेरियस फुलिश ओपिनियंस टू विच मैनकाइंड इज प्रोन तमाम इरादे, विचार, मत, सिद्धांत जिसको लेकर के हम आप हमारे मन में इरादे, विचार वो आ ही जाते हैं। प्रोन होने का मतलब है कि आपका झुकाव होगा, इंक्लाइंड होंगे, आप वल्नरेबल होंगे, आसानी से आपको प्रभावित किया जा सकता है। सेंसिटिव होना प्रोन होना कहा जाता है। तो हमारे मन में ऐसे विचार आ ही जाते हैं। नो सुपर ब्रेन इज रिक्वायर्ड। इन चीजों से बचने के लिए, बेकार की बेवकूफी भरी बातों से बचने के लिए किसी सुपर ब्रेन की आवश्यकता नहीं है। अ फ्यू सिंपल रूल्स विल कीप यू अवे फ्रॉम ऑल एरर्स, नॉट फ्रॉम ऑल एरर्स बट फ्रॉम सिली एरर्स। कुछ तरीके अगर आप अपनाएंगे तो सारी गलतियों से तो आप नहीं बच सकते, लेकिन कुछ जो बच्चों वाली गलतियां होती हैं, सिली एरर्स होती हैं, उनसे जरूर आप बच सकते हैं। देखिए कैसे तरीके बताए जाएंगे। इफ द मैटर इज वन दैट कैन बी सेटल्ड बाय ऑब्जर्वेशन, अगर किसी मामले को सिर्फ निगरानी से ही सेटल किया जा सकता है, मेक द ऑब्जर्वेशन योरसेल्फ, तो उसका आप ऑब्जर्वेशन करिए, निगरानी करिए, आकलन करिए। फिर एरिस्टोल, ये हिंदी में एक शब्द है अरस्तु, उन्हीं का स्पेलिंग एरिस्टॉल है। जैसे हम हिंदी में सुकरात कहते हैं जबकि अंग्रेजी में वो सोक्रेटिस है, तो ऐसे ही एरिस्टॉल कुड हैव अवॉइडेड द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग, कुड हैव अवॉइडेड, चाहते तो वो इस गलती को अवॉइड कर सकते थे। किस गलती को? दैट वुमेन हैव फ्यूअर टीथ देन मेन, मान लो उन्हें लगता हो कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में दांतों की संख्या कम होती है, ये उनको लगता था। हाँ? तो वो इस भ्रम से बच सकते थे। कैसे? बाय द सिंपल डिवाइस ऑफ आस्किंग मिसेस एरिस्टॉल, अपनी पत्नी से कह के, टू कीप हर माउथ ओपन व्हाइल ही काउंटेड, है ना, कि वो अपना मुंह खोले और वो उसके दांतों को गिन ले, तो मन के अंदर का ये भ्रम ऐसे ही खत्म हो गया होता। मानने की क्या जरूरत थी? मतलब एरिस्टॉल ने कुछ गलती की है, यहाँ पर ये लिखा गया। तो एरिस्टॉल को अगर लगता था कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में दांत कम होते हैं, तो ये कहने से पहले, ये गलती करने से पहले इसका वो ऑब्जर्वेशन कर लेते अपनी वाइफ से बोल करके कि वो अपना मुंह खोले और वो उसके दांत गिन लेंगे। थिंकिंग दैट यू नो वेन इन फैक्ट डू नॉट, समझिए, ये सोचना कि आप जानते हैं, खास करके तब जब वास्तव में आप नहीं जानते हैं, इज अ बैड मिस्टेक टू विच वी ऑल आर प्रोन। ये एक बड़ी खराब गलती है जो लगभग हम सभी में है। हमें नहीं मालूम है, लेकिन हम सोचते हैं हमें मालूम है ना। आई बिलीव माई सेल्फ दैट hedgehogs eat black beetles, ये कीट पतंगों की बात की जा रही है। ये कोई रेप्टाइल टाइप से हो सकता है, मैमल जीव टाइप से हो सकता है। तो हेजहॉग बीट सॉरी हेजहॉग ब्लैक बीटल्स को खाते हैं, ये मेरा ऐसा मानना है। बिकॉज आई हैव बीन टोल्ड दैट दे डू, क्योंकि मुझे बताया गया कि हेजहॉग्स जो है वो ब्लैक बीटल्स खाते हैं।
तो मैं जानता हूं या मैं मानता हूं कि वो खाते हैं, बट इफ आई वर ईट राइटिंग अ बुक ऑन द हैबिट्स ऑफ हेजहॉग्स, लेकिन अगर मैं एक किताब लिख रहा होता हेजहॉग्स की हैबिट्स को लेकर, तो आई शुड नॉट कमिट माई सेल्फ अंटिल आई हैड सीन वन एंजॉइंग दिस डाइट। तो मैं तब तक ये बात अपनी बुक में नहीं लिखता कि हेजहॉग्स जो है वो ब्लैक बीटल्स खाते हैं, जब तक मैं ना किसी एक हेजहॉग को ऐसा करते हुए ना देख लेता, है ना। हाँ, कि चूंकि मैंने पढ़ा है, किसी ने मुझे बताया है, तो मैं मान लो ये ठीक नहीं। ऐसे मैं मानता हूँ वो एक अलग बात है, लेकिन मैं जब बुक लिख रहा हूँ तो आई मस्ट कंफर्म माई सेल्फ, है ना, आई नीड टू बी कंफर्म्ड, मुझे देखना होगा। एरिस्टॉल however was less cautious। एरिस्टॉल के केस में कहा जा रहा है कि वो इतना सतर्क नहीं थे। Ancient and medieval writers knew all about unicorns and salamanders। Ancient और medieval writers सब कुछ जानते थे यूनिकॉर्न्स और salamanders के बारे में, ये भी जीव हैं। Not one of them thought it necessary to avoid dogmatic statements about them because they had never seen uh, one of एनी वन ऑफ दीज क्रिएचर्स। मतलब पहले के राइटर्स जो हैं बहुत कुछ यूनिकॉर्न्स और सैलामेंडर्स के बारे में जानते थे और उन्होंने लिखा भी है बहुत कुछ। उनमें से किसी ने भी ये नहीं सोचा कि हम बेतुके स्टेटमेंट्स उनके बारे में ना दें कि वो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, जबकि हमने ऐसा कुछ देखा ही नहीं है। वो क्योंकि वो तो एक्सटिंक्ट एनिमल्स में है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज में है, विलुप्त प्रजातियों में है, तब भी रही होंगी। तो उन राइटर्स को डॉगमेटिक स्टेटमेंट्स या कुछ भी उटपटांग या कुछ भी उन्हें उनके बारे में नहीं कहना चाहिए था। जब देखा नहीं आपने तो आप कैसे कह सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है ना, उसको उसको प्रैक्टिकली देखना बहुत जरूरी है। और हमें नहीं मालूम है फिर भी कहना हमें मालूम है, इट्स बैड। क्वेश्चन देखिए, द राइटर बिलीव, राइटर का क्या मानना है, मोस्ट पीपल कुड अवॉइड मेकिंग फुलिश मिस्टेक्स इफ दे वर क्लेवर। अगर वो चतुर होते तो बहुत सारी गलतियां उनसे ना होती। थ्रू ऑब्जर्वेशन वी कुड अवॉइड मेकिंग मेनी मिस्टेक्स। ये राइटर बार बार कह रहा है ना, ये राइटर बार बार कह रहा है कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम बहुत सारी गलतियां कम कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। विद रेफरेंस टू द पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। पैराग्राफ के हिसाब से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एरिस्टोल वाज एबल टू अवॉइड मिस्टेक, नहीं एरिस्टोल ने तो गलती की। एरिस्टॉल थॉट women have fewer teeth than men। हाँ, ये सोचा था उन्होंने, उनको लगता था। एरिस्टॉल ने प्रूव भी किया, नहीं प्रूव किया ही नहीं ऐसे खाली मान रहे थे वो, प्रूव हो ही नहीं सकता। एरिस्टॉल may have thought that women have fewer teeth because he never had a wife। नहीं, ये बात भी नहीं है ना, ये ऐसी बात तो कही नहीं कि, इनफैक्ट उसमें तो कहा गया वो अपनी पत्नी से पूछ सकते थे। तो ये ऑप्शन ठीक होगा कि उन्हें लगता था कि महिलाओं में दांत कम होते हैं, उन्होंने कंफर्म नहीं किया इसको, ये गलत बात। The writer says that if he was writing a book on hedgehogs, तो वो क्या करता जब वो hedgehogs पर अगर किताब लिखता, तो उनकी हैबिट्स को देखता पहले, है ना, मेंटेन नहीं करता कि ब्लैक बीटल्स वो खाते हैं क्योंकि उसे कहा गया, नहीं वो कंफर्म करता सर। ही वुड फर्स्ट ऑब्जर्व देयर ईटिंग हैबिट्स। यस, वो उनकी ईटिंग हैबिट्स को ऑब्जर्व करता, है ना, ये सब नहीं कि अननेसेसरी पाता कि वेरीफाई करें, क्यों, वो तो लिखने जा रहा है। और ऐसा भी नहीं करता कि पहले वो स्टेटमेंट दे देता फिर बाद में वेरीफाई करता, नहीं, पहले ही वो ऑब्जर्व करता कि हेजहॉग्स की ईटिंग हैबिट्स क्या है, तब वो लिखता कि whether they eat black beetles or not। Number 4, the writer is, I'm sorry, ये if लिख गया है, इसे is होना चाहिए, was होना चाहिए। The writer is of the opinion that, writer का ये मानना है क्या, यूनिकॉर्न एंड salamanders were observed by ancient and medieval writers। नहीं नहीं, ऑब्जर्व कैसे किए गए, वो तो उस वक्त एक्सटिंक्ट थे, ये प्रजातियां तो थी नहीं ना, विलुप्त थी। ancient and medieval writers wrote authoritatively authoritatively about unicorns and salamanders though they had never seen them। ये लगता है कि होना चाहिए। do not exist, ये बात कही तो नहीं, हालांकि ये बात ट्रू है। only those who had observed the habits of, नहीं नहीं, सबने लिखा था, राइटर के मुताबिक सबने लिखा था। राइटर का ये कहना है कि ये उन्होंने लिखा है अथॉरिटेटिवली अबाउट दीज स्पीसीज यूनिकॉर्न्स एंड सैलामेंडर्स, जबकि उन्होंने देखा नहीं उनको।
तो इतना नहीं लिखना चाहिए था, हल्का फुल्का आप लिख सकते हैं। नंबर 5, डॉगमेटिक स्टेटमेंट क्या हो सकता है? वो स्टेटमेंट जो जिद्दी है, जिसमें अड़ियल है ना, जो जो एक तरीके से कैसा कन्विंसिंग हो सकता है? नहीं नहीं सर, कन्विंसिंग तो चीजें जेन्युइन होती, प्रूव्ड नहीं नहीं नहीं, अनक्वेश्चनेबल, बिल्कुल क्वेश्चनेबल होती हैं, है ना। सवाल क्यों नहीं हो सकता, उन पे शक हो। डॉगमेटिक स्टेटमेंट है ना, अड़ियल रवैया, तो डाउटफुल होती हैं ऐसी चीजें। कैसी होती हैं ऐसी चीजें? डाउटफुल। हाँ, सामने स्क्रीन पे आपको एक अनाउंसमेंट दिख रहा है, देखिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस का ये बैच है। इसमें 100 वीडियोस आपको मिलेंगे, हर वीडियो में 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस का डिस्कशन होगा, यानी कि 1000 इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इस बैच की फी आपके सामने ही है, और इस बैच में भी वही अच्छी चीज है कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ये बैच भी है। ठीक, यही इस बैच की भी सबसे अच्छी चीज है। और ईडीएम्स एंड फ्रेजेस किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही स्टैंडर्ड कंटेंट है। अभी सीडीएस में बहुत अच्छे अच्छे ईडीएम्स एंड फ्रेजेस आने लगे, 10 ईडीएम्स एंड फ्रेजेस आ रहे हैं, बताइए। बहुत बड़ा वेटेज है ईडीएम्स एंड फ्रेजेस का, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है, आपके फेवर में है। इसके भी वीडियोस जो है, डेमो सेशंस, इसी एप्लीकेशन में आपको मिल जाएंगे, डेमो बैच में मिल जाएंगे, साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएंगे। हाँ, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस देखिए, पहला रीअरेंजमेंट क्या है, पढ़ते हैं उसको। गांधी जी वॉज नॉट अगेंस्ट मशीन्स, गांधी जी मशीन्स के खिलाफ नहीं थे। उनका ये नहीं कहना था कि औद्योगिकीकरण होना ही नहीं चाहिए, मशीनें आनी ही नहीं चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए देखिए, ही वॉज, ध्यान से देखिएगा, आर से शुरू होगा, आपने पढ़ तो लिया ही है, तो मैं तो सीधे आंसर की ही तरफ जाऊंगा और उसे ही प्रूफ करके दिखाऊंगा। और बाकी ऑप्शंस में क्या कमी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ही वॉज अगेंस्ट द लार्ज स्केल यूज ऑफ मशीन्स इंस्टेड, इसको पकड़िए सर, इंस्टेड की वजह से अब यही आएगा शुरू में, क्योंकि नंबर 1 में लिखा है कि गांधी जी मशीनों के खिलाफ नहीं थे, बल्कि वो उनके बड़े स्तर पर इस्तेमाल के खिलाफ थे। बजाय इसके है, वो इसके खिलाफ थे। तो आर से स्टार्ट करिए, लो, एक ही ऑप्शन आर से है, सरल हो गया। बाकी ऑप्शंस पढ़िए, क्या कह रहे हैं वो। ही वांटेड टू यूटिलाइज द इमेंस मैन पावर एंड कैटल पावर ऑफ इंडिया, वो ये यूटिलाइज करना चाह रहे थे कि हिंदुस्तान में की जनसंख्या बहुत है, तो मैन पावर बहुत है, और कैटल पावर भी बहुत है, जानवर भी हिंदुस्तान में बहुत है, तो इन्हें वो यूटिलाइज करना चाह रहे थे। पी, ही वॉज कंप्लीटली इन फेवर ऑफ विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को शायद कुटीर उद्योग कहते हैं। हाँ, ये उनका सपना था, उन्होंने इसके लिए काम भी बहुत किया था, सो दैट पीपल कुड एम्प्लॉय देयर ओन रिसोर्सेज टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक कंडीशन, ताकि लोग अपने ही रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करके अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर बना सकें। समझ में आया आपको? तो मैन पावर और कैटल पावर ऑफ इंडिया को यूटिलाइज करने के मूड में थे वो, या उनका विश्वास था। ही बिलीव्ड दैट अ मशीन इज गुड इफ इट सर्व्स अ मैन, उनका कहना था कि मशीन ठीक है अगर वो व्यक्ति की सेवा कर रही, बट इट इज हार्मफुल व्हेन इट सीक्स टू मास्टर हिम, लेकिन मशीन तब गलत है जब वो मशीन जो है मास्टर करने की कोशिश करे, मशीन ज्यादा जरूरी हो जाए, व्यक्ति कम, है ना। जब व्यक्ति की सेवा में मशीन है तब तो ठीक है, लेकिन जब मशीन की सेवा में व्यक्ति हो जाए तो ठीक नहीं है। गांधी जी वॉज अ बिलीवर इन सेल्फ डिपेंडेंस, उनका ये कहना था कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए, जैसा कि हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री महोदय भी कह रहे हैं। अब कितना काम किया जा रहा है इस दिशा पे वो तो एक अलग बात है। So that people might not rely on British and foreign aid for their prosperity, ताकि लोग जो हैं विदेशी मदद के सहारे ना रहें अपनी समृद्धि के लिए, अपनी सुख समृद्धि के लिए। ठीक है, तो ये था ये पहला रीअरेंजमेंट। देखिए, सिर्फ इतनी सी बात से आपको सब पता चल गया, कुछ समस्या ही नहीं हुई कहीं से, इतना आपको मालूम होना था। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस नंबर 2 देखिए, सक्सेस इन बिजनेस डिपेंड्स अपॉन राइट सिलेक्शन ऑफ स्टाफ, बिल्कुल सही बात है। किसी भी बिजनेस में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपने जिन लोगों को चुना है अपने इर्द गिर्द काम करने के लिए, आपका सहयोग करने के लिए, वो कैसे हैं, उनका सिलेक्शन आपने सही किया है कि नहीं सही किया है। सो देयर सिलेक्शन डिपेंड्स
या डिसाइड्स योर सक्सेस एक तरीके से। तो सक्सेस डिपेंड्स ऑन द सिलेक्शन ऑफ द राइट काइंड ऑफ स्टाफ। अब देखिए ये हो गया। अब चार ऑप्शन है क्यू, आर, पी और एस। फिर से आपको एक पता करना है। ये देखिए, मैनेजमेंट मस्ट फोस्टर स्टाफ प्रॉपर एम्बिशन एंड इंडिविजुअल एडवांसमेंट। मतलब मैनेजमेंट को ये ध्यान देना चाहिए। फोस्टर करने का मतलब है पुश करना, नरिश करना, बढ़ावा देना जिसको कह सकते हैं। मैनेजमेंट को ये ध्यान देना चाहिए कि स्टाफ की महत्वाकांक्षाओं पे को पूरा किया जाए और हर व्यक्ति की तरक्की पर ध्यान दिया जाए। गुड मैनेजमेंट, ध्यान से देखिएगा, प्रिपेयर्स इट्स ओन सक्सेशन फॉर द फ्यूचर एंड कैन ओनली गेस इंटेलिजेंटली। एक अच्छा मैनेजमेंट अपने भविष्य का निर्माण कर रहा होता है कि भविष्य में कौन उसे लीड करेगा, उसे कौन रिप्लेस करेगा। जो अच्छा मैनेजमेंट है वो अपने सक्सेशन, अपने उत्तराधिकारियों को भी चुन रहा होता है। हाँ, कि ऐसा वो ये समझता है कि जिंदगी भर हमेशा यही लोग नहीं काम करेंगे, नए नए लोगों को भी मौका देना चाहिए। आगे की जनरेशन, आगे के लोगों को, बाकी लोगों को भी चांस देना चाहिए, बाकी लोगों की भी तैयारी करानी चाहिए। फ्यूचर रेडी होता है गुड मैनेजमेंट। अब देखिएगा, वेयर एज, ये पहली बात आर से स्टार्ट नहीं होगा। हाँ, जबकि अभी कुछ बोलो ना पहले। अ पेटी जेलस मैनेजमेंट एक बहुत ही ऐसा मैनेजमेंट जिसमें बहुत ईर्ष्या हो। सेलेक्ट सबमिसिव पीपल, वो नौकरों को चुनता है। सबमिसिव पीपल वो जो नौकर के जैसे काम करें, जो आपकी बात का तनिक भी उल्लंघन ना करे, वो सबमिसिव लोगों को चुनता है। फॉर फियर ऑफ बीइंग रिप्लेस्ड बाय देम, क्योंकि उसके मन में डर होता है कि कहीं हमें रिप्लेस ना कर दिया जाए। जबकि जो अच्छा मैनेजमेंट है वो चाहता है टू गेट रिप्लेस्ड एक समय के बाद, वो अपने सक्सेशन को तैयार करता है। जबकि एक जेलस मैनेजमेंट सोचता है कि नौकरों को भर्ती किया जाए, है ना, कमजोर दिमाग के लोगों को भर्ती किया जाए जो सिर्फ बात मान सके ताकि उन्हें रिप्लेस ना किया जा सके। फिर एस देखिए, अब प्रोग्रेसिव मैनेजमेंट टू। अब देखिए ध्यान से, टू टू, इससे पता चलता है कि एस से भी नहीं स्टार्ट होगा। एग्जैक्टली क्योंकि प्रोग्रेसिव मैनेजमेंट भी, तो पहले किसी और प्रकार के मैनेजमेंट की बात तो करो। ट्राइज टू फाइंड डिसीजन मेकिंग क्रिएटिव जीनियस एंड ट्रेन्स देम फॉर प्रेजेंट, है ना, वो क्रिएटिव लोगों को चुनते हैं प्रोग्रेसिव मैनेजमेंट में, ताकि वो नया नया कुछ कर सकें। सर ये है सर तरीका। क्यू से स्टार्ट करिए, ये देखिए, ये क्यू लगाइए, क्यू के बाद फिर एस लगाइए। आपने गुड मैनेजमेंट की बात करी, फिर प्रोग्रेसिव मैनेजमेंट में आ गए, फिर आपने कहा जबकि पेटी जेलस मैनेजमेंट ये सब करता है, ठीक, और फिर पी अपने आप आ जाएगा, सब कुछ सरल हो जाएगा। तो क्यू एस आर पी, इस तरीके से अरेंज करेंगे। छोटी छोटी चीजों को पकड़ने की कोशिश करिए, जैसे वेयर एज को पकड़िए, टू को पकड़िए, है ना। हाँ, तो ऐसे पता चलेगा क्या होना चाहिए। सो दिस वे वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडे सेशन। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।